1990 का साल था। महाराष्ट्र के एक दूर दराज गांव नागगांव में रातें कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। खेतों में अजीब सी साएं दिखने लगे थे और उस सूखे कुएं से आवाजें आने लगी थी। आवाजें जो किसी इंसान की नहीं थी। एक किसान की जिंदगी तब बदल गई जब उसने जमीन में कुछ ऐसा उगते देखा जो बीज उसने कभी बोए ही नहीं थे, और उसके बाद जो हुआ उसे गांव वाले आज तक नहीं भूल पाए। नामदेव पाटिल नाम का एक किसान था, सीधा साधा मेहनती इंसान। पत्नी के मौत के बाद अपने 15 साल के बेटे के साथ रहता है। वो गरीबी, कर्ज और अकेलेपन से बहुत परेशान रहता है। तब भी वह अपनी जमीन से बहुत प्यार करता है। उसका 15 साल का बेटा गोविंद पढ़ाई में तेज पर खेतों से बहुत नफरत करता है। रात में नींद में बातें करता है, कभी कभी किसी परछाई से बातें करते दिखाई देता है। गांव में एक बूढ़ा साधु गंगू काका लोगों को टोने टोटके से बचाता है। कुछ सालों पहले गंगू काका ने गांव के एक पुराने कुएं में उसने कुछ तो भी ऐसा बांधा था जो बहुत भयानक और रहस्यमयी था। उसके ऐसे हरकतों से गांव वाले उसे पागल समझते हैं। ये एक उस वक्त की बात है जब नामदेव पर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है। लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई है। उस गांव में इतना सूखा पड़ गया था कि गांव वाले अपनी जमीनें छोड़कर जा रहे थे। लेकिन नामदेव कहता है, यह जमीन मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, इसे छोड़ नहीं सकता। तभी से गांव में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। नामदेव का बेटा गोविंद रात को नींद में बोलता है, मैं आ गई हूं, चलो मेरे साथ। खेतों में रात के समय अजीब सी रोशनी और छायाएं दिखने लगती हैं। उसके अगले दिन खेत में अचानक से एक काले रंग का पौधा उग आता है, जिसकी पत्तियां कांपती रहती हैं जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। नामदेव वो पौधा देखता है और गंगू काका को बताता है। गंगू काका नामदेव को चेतावनी देते हैं कि वो जमीन शापित है। 40 साल पहले वहां एक औरत को गांव वालों ने जिंदा गाड़ा गया था। वो औरत काली विद्या करती थी। उसके मरने के बाद गांव में से 4 लोग एक एक करके गायब हो गए थे। गंगू काका ही वो इंसान था जिसने उस आत्मा को कुएं में बांधा था। पर गंगू काका के बातों का नामदेव इनकार करता है। वो कहता है, भूख और गरीबी में भूत नहीं होते, ये जमीनी सच्चाई है। उसके बाद गांव में घटनाएं तेज होती हैं। गोविंद की आंखें लाल हो जाती हैं और वो खेतों में खड़े खड़े घंटों तक अपने आप से बड़बड़ाता रहता है। उस गांव के सरपंच की भैंसें रात को चिल्ला चिल्ला कर मर जाती हैं। कुएं से एक रात को अजीब सी गंध और जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई कुएं से रेंगकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डर के बावजूद नामदेव अगले दिन अपने बेटे गोविंद के साथ खेत की ओर निकलता है। नामदेव सोच रहा था कि वो पौधा काट दिया तो सारी परेशानियों से मुक्त हो जाऊंगा, पर उसके विपरीत ही हो जाता है। नामदेव जैसे ही पौधे पर फावड़ा मारता है, जमीन से काले रंग का खून निकलता है। दूसरी ओर गोविंद जमीन पर गिरकर कांपने लगता है। तभी गंगू काका दौड़कर आता है और एक लाल धागा कुएं में फेंकता है। कुछ देर सब कुछ शांत हो जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि सब ठीक हो गया। उसके 2 दिन बाद नामदेव खेत में अकेला बैठा था। तभी पीछे से गोविंद की आवाज आती है। गोविंद कहता है, बाबा। वो फिर आई है और वो कहती है, अब जमीन नहीं, मुझे चाहिए। नामदेव चौंक कर पीछे मुड़ता है। गोविंद की आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। गोविंद जमीन की ओर इशारा करता है जहां वो काला पौधा उगा था, और अचानक वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसी रात गंगू काका गायब हो जाता है और उस सूखे कुएं के पास गंगू काका की टोने टोटके वाली एक छड़ी और टूटी हुई माला मिलती है। अगली सुबह नामदेव गंगू काका की तलाश में निकलता है। नामदेव को यह भनक भी नहीं थी कि उसके सामने गहरा रहस्य सामने आने वाला है। गांव के बाहर जंगल के किनारे उसे एक पुराना मंदिर दिखता है, माता काली का जर्जर मंदिर। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बनाए हुए दिखते हैं। एक औरत, आग के घेरे में एक आदमी जिसके मुंह पर मिट्टी लगी है, और एक बच्चा जिसकी आंखें लाल हैं। ये सब देखकर नामदेव चौंक जाता है। तभी उसकी नजर गंगू काका की एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। उसमें लिखा था, जिसे लोग डायन समझते हैं, वो असल में एक साध्वी थी, काली माई। गांव वालों ने जिंदा जलाया क्योंकि वो सच बोलती थी, लेकिन मरते वक्त उसने कहा, जो मेरी जमीन छुएगा उसका वंश मिटा दूंगी। मैंने उसकी आत्मा को कुएं में बांधा था।
पर अब उसका बीज फिर से उग गया है। घर लौटने पर नामदेव देखता है कि गोविंद अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब खेतों में दिन भर घूमता है और अजीब अजीब चिन्ह मिट्टी पर बनाता है। अब तो पालतू जानवर भी उसे देखकर डरकर भाग जाते हैं। एक रात नामदेव देखता है कि गोविंद कुएं के पास बैठा कुछ बड़बड़ा रहा है। मां, मैं तैयार हूं। नामदेव डर जाता है। उसे समझ आता है कि गोविंद पर अब काली माई का साया है। नामदेव गंगू काका की डायरी से एक उपाय पढ़ता है। अगर बीज उगाए और बच्चे को छू ले तो उसका अस्तित्व मिटाने के लिए जमीन की बलि देनी होगी। खेत को आग लगाओ, तभी वो छाया बंधेगी। नामदेव उसी रात अपने खेत में आग लगाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो गोविंद को गांव के बाहर भेजना चाहता है। जैसे ही वो गोविंद को जगाता है, गोविंद जोर से चीखता है, तू मेरी जमीन जला नहीं सकता, मैं ही बीज हूं अब। गोविंद की आवाज किसी और की हो जाती है, भारी, डरावनी और गूंजती हुई। नामदेव कांपता है, लेकिन हिम्मत करके वो मशाल उठाता है और खेत में आग लगा देता है। पूरा खेत आग में जल उठता है और नामदेव के सामने एक ऐसा डरावना भयानक मंजर आ जाता है। आग की लपटों में एक डरावना औरत का चेहरा दिखता है, लंबे बाल, काले होंठ और आंखों से खून बहता हुआ। गोविंद बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग खेत में पहुंचे। वहां केवल काली राख थी, जल चुकी जमीन और एक कोना जहां राख पर कुछ नक्शे खुदे हुए थे, गोल घेरे, त्रिकोण और बीच में एक आंख जैसा चिन्ह। नामदेव वहीं बैठा था, चुपचाप। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा फूला हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात रोया हो या शायद कुछ और देख लिया हो जो इंसानी आंखों के लिए नहीं बना था। गांव वाले खेत की राख में एक छोटा पौधा देखते, फिर वही काले रंग का डरावना कांपता हुआ पौधा। पास ही गोविंद बैठा था, एकदम शांत, न रो रहा था न डरा हुआ था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। वो कहता है, मां ने माफ किया, लेकिन सबको नहीं। गांव में एक हफ्ते बाद फिर से अजीब सी चीजें होने लगती हैं। गांव के कुएं का पानी काला हो जाता है। हर रात एक ही सपना गांव वालों को आता है, एक औरत जो खेत में नाच रही है और उसके पैरों के नीचे से काले बीज उगते जा रहे हैं। उसके बाद गांव का सरपंच देशमुख अचानक गायब हो जाता है। उसकी टूटी हुई चप्पल कुएं के पास मिली। नामदेव की हालत बहुत खराब हो जाती है। नामदेव अब किसी से बात नहीं करता। वो दिन भर मंदिर में बैठा रहता है और बार बार एक ही बात कहता है, जमीन मैंने जलाई थी, पर बीज तो हवा में थे, हवा को कौन जलाए। गांव वाले उसे पागल मान लेते हैं। कुछ कहते हैं कि उस रात उसने अपना होश खो दिया। कुछ कहते हैं उसने कुछ देखा जो आम इंसान नहीं देख सकता। गोविंद के अंदर दिन ब दिन बदल हो रहे थे, अब पहले जैसा नहीं रहा। गोविंद दिन भर खेतों में घूमता और अब खेतों में अजीब से नक्शे बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे गंगू काका की डायरी में थे। मंदिर के पास बैठकर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाता है। गांव के बच्चों से कहता है, जमीन हमारी है और अब तुम सब उसमें मिल जाओगे। एक दिन एक बच्चा पूछता है, गोविंद तुम अब पहले जैसे क्यों नहीं हो? तो वो कहता है, क्योंकि अब मैं ही वो बीज हूं। कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो तब आता है जब गांव के बाहर एक पुरानी समाधि से एक मिट्टी की पोटली मिलती है। उसके अंदर एक हड्डी, एक लोहे का ताबीज और एक पत्र मिलता है। उस पत्र में गंगू काका ने लिखा होता है कि मैंने उसे बांधा था, पर अब वो बीज बन गई है। और बीज कभी मरते नहीं, वो बस नींद में चले जाते हैं। जब कोई फिर जमीन से प्यार करता है तो वो लौट आते हैं। रात का समय था, गांव पर धुंध छाई है। नामदेव मंदिर में बैठा है, हाथ में दिया लेकर। दूर खेतों में कुछ हल्की रोशनी चमकती है। नामदेव धीरे धीरे डरते डरते खेत की ओर बढ़ता है। वहां राख में से फिर एक काला पौधा उग रहा है, लेकिन इस बार उसके पास छोटे छोटे 5 पौधे और हैं। और गोविंद वहीं बैठा है, आंखें बंद, मुस्कुराता हुआ। धीरे से कहता है, मां सब तैयार है। वो बीज अब चलने लगते हैं। 6 महीने बाद नागगांव अब शांत नहीं रहा। नागगांव अब पूरी तरह बदल चुका है। ज्यादातर लोग गांव छोड़ चुके हैं। जो रह गए हैं वो रात को बाहर नहीं निकलते। हर हफ्ते कोई ना कोई गायब हो रहा है, कभी आदमी, कभी जानवर, तो कभी बच्चा। नामदेव अब गांव में नहीं दिखता।
कुछ कहते हैं उसने खुद को कुएं में गिरा दिया, कुछ कहते हैं कि वो जंगल में जाकर काली माई की भक्ति करने लगा है। गोविंद अब अकेला नहीं है, गोविंद अब एक गुट बनाता है। गांव के 5 और बच्चे अब हमेशा उसके साथ रहते हैं। वो सब दिन भर खेतों में घूमते रहते हैं, राख से मिट्टी बनाकर जमीन पर अजीब आकृतियां बनाते हैं और रात में कुएं के पास बैठकर सब एक साथ एक प्राचीन मंत्र का जप करते हैं। गांव की एक औरत ने बताया कि एक रात उसने देखा कि उन बच्चों के चारों ओर आग का घेरा बना था और बीच में एक परछाई नाच रही थी। एक दिन गांव के स्कूल की टूटी अलमारी में एक पुरानी किताब मिलती है। उस पर लिखा होता है काली छाया ग्रंथ गंगाधर गोस्वामी। उसमें कुछ अनोखी बातें लिखी होती हैं। अगर बीज जमीन से उठकर चलने लगे तो समझो अगला पड़ाव इंसान की आत्मा है। एक बार बीज बच्चे के मन में उतर जाए तो उसे वापस इंसान नहीं बनाया जा सकता, पर अगर कोई अपना संपूर्ण बलिदान दे तो उस बीज को सोने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 33 सालों के लिए गांव में रामभाऊ नाम का एक वृद्ध किसान बचा है। वह नामदेव का बचपन का दोस्त है। वो जानता है कि अब वक्त आ गया है, या तो गांव की रक्षा की जाए या सब खत्म हो जाए। रामभाऊ एक रात गोविंद के पास जाता है, कहता है, बेटा तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। गोविंद हंसता है और कहता है, बाबा मैं कुछ नहीं कर रहा, अब तो जमीन खुद बोलती है और मैं सिर्फ सुनता हूं। बलिदान का दिन नजदीक आ गया था। गांव में अब सिर्फ 10 लोग ही बचे थे। सब एक साथ कुएं के पास एकत्र होते हैं। रामभाऊ बताता है कि बलिदान देने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो बीच से प्यार करता हो लेकिन उसे त्याग भी सके। तभी अचानक झाड़ियों से एक परछाई निकलती है और सामने था नामदेव। उसका शरीर जलने के निशानों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब शांत हैं। वह कहता है, मैं तैयार हूं, ये जमीन मेरी जान ले सकती है, पर मेरा बेटा नहीं। वो कुएं में उतरता है, हाथ में वही ताबीज और गंगू काका की किताब। एक जोर की चिल्लाने की आवाज आती है, जमीन कांपती है, आसमान में बिजली चमकती है, फिर सब शांत हो जाता है। 3 हफ्ते बाद गांव में हल्की बारिश होती है। पहली बार इतने सालों में गोविंद फिर से स्कूल जाने लगता है। बाकी बच्चे भी सामान्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है, लेकिन गोविंद अपनी किताब में कुछ बना रहा होता है, वही आंख वाला चिन्ह। फिर वो धीरे से कहता है, 33 साल बहुत होते हैं, लेकिन मैं तब तक अकेला नहीं रहूंगा। बीज अमर है, वो फिर आएगा।